डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग जोश के साथ एक नए चैप्टर जिसको हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। शायद विद्यार्थी को इससे डर भी होता है, ठीक है, और इससे विद्यार्थी दूर भी जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा वादा है आपको इससे मोहब्बत यानी प्रेम करवा देंगे, प्यार हो जाएगा आपको, यह मेरा वादा है। तो आप मेरे साथ अंतिम तक बने रहें, कॉन्सेप्ट के लिए ना कि भाषा के लिए। कॉन्सेप्ट इज पावर, तो हम लोग पावर को लेने चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट इज पावर, याद हो गया ना? कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति क्लास 10th, क्लास 10th है ना, त्रिकोणमिति क्लास 10th। ठीक, ये आपके बुक एनसीईआरटी में चैप्टर 8 में होंगे, ठीक है, चैप्टर 8 होंगे क्लास 10th में। ठीक, हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? त्रिकोणमिति। और इसमें क्या पढ़ेंगे? तो कॉन्सेप्ट इज पावर, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और अपने अंदर के पावर यानी ताकत को बढ़ाएंगे। समझ में आ गया होगा शायद। चलिए सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, यानी कि त्रिभुज। इसको समझना पड़ेगा आपको, त्रिभुज को समझना पड़ेगा। क्या है त्रिभुज? व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल है क्या? इसमें क्या होते हैं? किन घटनाओं पे यह आधारित होती है? सारी बात अभी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले एक बात खुशी की आप जान लीजिए, जिसमें 3 गो भुजा होगा, यानी कि तीनों तरफ से जो बंद आकृति होगा वो त्रिभुज कहलाएगा। 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नो डाउट, शायद आपको पता चल गया होगा। जिसमें 3 गो भुजा होगा, 3 गो लाठी होगा, तीनों लाठी आपस में सटल होकर के बीच में थोड़ा खाली स्थान छोड़ के बनाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? त्रिभुज कहलाएगा। तो 3 भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नो डाउट समझ में आ गया होगा क्लियर रूप से। त्रिभुज किसको कहते हैं ये बात समझ गए। अब समझिए त्रिभुज में क्या क्या चीज होते हैं। हम बोले भुजा, क्या है भुजा? पहले यदि किसी के घर में बाल बच्चा होता तो उसका नामकरण होना चाहिए, तो पहले इसका नाम रख लेते हैं हम लोग। नाम रख लीजिए A B C। क्या क्या नाम रख दिए? A B C। कोई दिक्कत? अब एक बात जानिए, ये A से लेकर B, A से लेकर के B तक का जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी एक कोण से दूसरे कोण तक का डिस्टेंस, एक कोण से दूसरे कोण तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है? भुजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? भुजा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भुजा कहलाएगा। शायद आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो ये क्या हो गया? भुजा हो गया। भुजा का नाम क्या हो गया? AB, दूसरा भुजा BC, तीसरा भुजा AC। अब इसको दूसरे टाइप से भी बोल सकते हैं, BA कह दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? CB कह दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? CA कह दीजिए, कोई दिक्कत है क्या? इसको हम लोग क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। बहुत अच्छा अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इसको साइड कहते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गया होगा, आखिर भुजा होता क्या है। तो एक कोण से दूसरे कोण तक का डिस्टेंस, एक कोण से दूसरे कोण तक का डिस्टेंस क्या कहला रहा है? भुजा कहला रहा है। अंग्रेजी जानना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? साइड कहते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अब आप जानिए, ये जो है अंदर में यदि रहेगा, यानी कि दो भुजाओं के अंतर्गत जो कुछ बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू चिल्का सब? एंगल कहते हैं। एंगल यानी कोण। इसका एक ट्रिक दे देते हैं, अंदर से जब रहे तब कोण, आई बाहर से जब पूछे तब शीर्ष। अंदर से पूछे तब कोण, बाहर से पूछे तब शीर्ष यानी वर्टेक्स। कोई दिक्कत? अंदर से पूछे दो भुजा का जो अंदर से होगा भाग कोण कहलाएगा, वही भुजा दोनों का जो बाहरी भाग होगा शीर्ष कहलाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। चलिए अब समझते हैं कोण यानी कि एंगल। कोण यानी कि एंगल। अब आप मेरे साथ बोलिए कौन सा कोण है? तो एगो ई वाला कोण है, एगो ई वाला है, एगो ई वाला है। तो 1 2 3 कैठो कोण हो गया चिल्का सब? 3 गो कोण हो गया। पहला कोण बोलिए,
कोण ए, दूसरा कोण बी, तीसरा कोण सी। कोई दिक्कत? एक कुछ रास्ता नहीं हुआ होगा, चलते हम लोग फिर से समझते हैं। ये क्या हो गया बाबू? कोण ए, ये क्या हो गया? कोण बी, ये क्या हो गया? कोण सी। अब इसी को बाहर से यदि कह दे तो क्या कहते हैं? शीर्ष, यानी कि क्या कहते हैं? वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो क्या सब होगा? ए, बी और सी। इसको किसी चीज से भी डिनोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग भुजा को सीखे। भुजा क्या था बाबू? भुजा था ए बी, बी सी, सी ए, या इसी को उल्टा करके कह दीजिए बी ए, सी बी, सी ए। नो डाउट। दूसरा पॉइंट को हम लोग समझते हैं। भुजा क्लियर? कोण अंदर से होगा तो कोण, बाहर से होगा तो शीर्ष। अंदर से होगा तो कोण, बाहर से होगा तो शीर्ष। अंदर से कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी। यही बाहर से क्या हो गया? शीर्ष ए, बी और सी। किसी को कोई दिक्कत? शायद मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब समझते हैं हम लोग एक बात। समझिएगा, ये जो खाली जगह को आप देख रहे हैं, ये खाली जगह को देख रहे हैं ना, ये खाली जगह क्षेत्रफल कहलाता है बाबू। क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं, यानी क्षेत्रफल, एरिया। ये जो खाली जगह है ना, तीनों भुजा के बीच में जो खाली जगह है, इसको क्या कहते हैं? एरिया, यानी क्षेत्रफल कहते हैं। मेरा खेत इतना दूर में है, यानी इतना दूर मेरे खेत का क्षेत्रफल है। समझ में शायद आ गया होगा। अब दूसरा बात जानिए, मेरा घर जो है वो चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ है। तो चारों तरफ से जो बाउंड्री किया हुआ है, इस चारों तरफ को जब आपस में जोड़ दिया जाएगा तो ये परिमाप हो जाएगा। शुद्ध अंग्रेजी में इसको पेरीमीटर कहा जाता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर। अब हमको लग रहा आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार हम फिर से सारे चीज को बोलने के लिए जा रहे हैं। समझिएगा, तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट समझिएगा, तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज। अंदर से हुआ तक कोण, अंदर से हुआ तक कोण ए, कोण बी, कोण सी। बाहर से हो जाए तो शीर्ष, यानी वर्टेक्स ए, बी और सी। ए, बी और सी। कोई दिक्कत? ये खाली जगह रह गया था क्षेत्रफल, यानी कि एरिया। यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और यही चारों तरफ, यानी मतलब इसका जो सब तरफ का एरिया होगा, तीनों तरफ का जो ये भाग आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे जुटा हुआ है, इसको हम लोग परिमाप यानी कि पेरीमीटर कहते हैं। अब मेरे ख्याल से आप सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। रहा बात भाषा का, आप खुद से लिख दीजिएगा। ये देख रहे हैं, ए से लेकर बी तक का ये डिस्टेंस भुजा कहलाएगा। अंदर से हुआ था कोण, बाहर से हुआ था शीर्ष। कोई दिक्कत है क्या? तो त्रिभुज में कितना कोण? तीन कोण। कोई पूछ दे नूनू, त्रिभुज में क्या टा कोण? तीन टा कोण। अब एगो बात पूछेगा, एगो कोण का मान कितना? तो ये वाला बात अभी आपको कोण का प्रकार पढ़ाएंगे तो समझा देंगे, ठीक। लेकिन ये बात आपको पता हो जाना चाहिए, तीनों कोण मिलाकर कितना होता है। तो आप जान लीजिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी तीनों कोण को मिला देंगे तो उसका मान 180 डिग्री हो जाता है। समझ में आया? यदि त्रिभुज के तीनों कोण एंगल ए, बी और सी को मिला दिया जाए तो कितना डिग्री? 180 डिग्री। क्लियर? अब समझिए, तो शीर्ष कै ठो? तीन ठो। शीर्ष कितना? तीन। भुजा कितना? तीन। जिसमें तीन गो कोण, तीन गो शीर्ष, तीन गो भुजा हो, क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। जिसमें तीन गो कोण, तीन गो शीर्ष, तीन गो भुजा, क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। कोई दिक्कत है क्या? एक मिनट होगा। हेलो, चलिए। हेलो, हाँ। अब हम लोग जानते हैं त्रिभुज के प्रकार को। किसको जानेंगे? तो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, है ना? टाइप्स ऑफ एंगल, त्रिभुज के प्रकार। तो आप समझिए, त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। देखिए, नंबर एक, एगो भुजा के आधार पर होता है। भुजा के आधार पर
है ना, एक भुजा के आधार पर, त्रिभुज के दो प्रकार, एक भुजा के आधार पर और दूसरा बाबू कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। फिर से समझिएगा एकदम, त्रिभुज के दो प्रकार, एक बेसिस ऑफ साइड, सेकेंड बेसिस ऑफ एंगल। हैव यू कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो डाउट। चलते अब समझिए, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो त्रिभुज के दो प्रकार, एगो भुजा वाला त्रिभुज, एगो कोण वाला त्रिभुज। कोई दिक्कत नूनू साहब? चलिए, आप लोग बहुत बादशाह लोग हैं जो कि आप लोग सीख रहे हैं। तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार, भुजा के आधार पर तीन प्रकार, कोण के आधार पर तीन प्रकार। आपको समझ में आ गया होगा। भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार? तीन प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार? तीन प्रकार। दोनों में तीन प्रकार, कोण के आधार पर भी और भुजा के आधार पर भी। आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, तो तीन प्रकार कौन सा होता है अब समझिए। किसके आधार पर? भुजा के। तो सबसे पहले आप जानिएगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा होगा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होगा विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। फिर से समझिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार। नंबर एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। नंबर दो समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर दो समद्विबाहु त्रिभुज। नंबर तीन विषमबाहु त्रिभुज। शायद आपके ब्रेन में घुस गया होगा, अब कभी नहीं निकलेगा। समझ लेते हैं। सबसे पहले समबाहु, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका सब भुजा आपस में बराबर हो। आप लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखें और समझें कॉन्सेप्ट को। हमने कहा ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? समझिए, यदि यह भुजा 5 सेंटीमीटर हो तो यह भी 5 सेंटीमीटर और यह भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि सब जब बराबर हो तो उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। शायद आपका क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजा आपस में बराबर, समबाहु त्रिभुज। नो डाउट, अंदर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। कंफ्यूजन होगा तो तुरंत कमेंट में लिखिएगा, सर यहाँ थोड़ा सा डाउट रह गया। पक्का हम गारंटी कहते हैं आपका सब डाउट क्लियर कर देंगे। एक बार घूम फिर के आप देखते रहिएगा वीडियो को, सारा डाउट आपके अंदर से निकल जाएगा। फिर से समझिए, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। मेरे साथ बोलिए, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु। अब एक बात बता देते हैं, है ना जी बाबू? नूनू, ई ई ई, जब तीनों साइन सेम मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर, मतलब कि कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। कोई दिक्कत? सब भुजा आपस में बराबर, समबाहु। अब चल के आगे, समद्विबाहु। एगो गौ सब में समधि होता है, समद्विबाहु है। द्वि, द्वि का मतलब होता है दो, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। एग्जाम्पल फॉर एक फिगर को देखिए, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड को देखिए। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, यानी ई 4 सेंटीमीटर, ये हो 4 सेंटीमीटर, लेकिन ई हो जाए 5 सेंटीमीटर, इसी को हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? उस त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए यहाँ थोड़ा सा समझा देते हैं आपको, ये और ये भी हो सकता है ना? अब चलिए, ये और ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपके अंदर का डाउट निकल गया होगा। अब चलते हैं
विषम बाहु। विषम का मतलब होता है कोई भी बराबर नहीं, कोई किसी के बराबर नहीं होगा, सब मार काट करेगा, उसी को कहते हैं विषम, यानी कि कोई भी बराबर नहीं। यानी कि 4, 3, 5 सेंटीमीटर। तो जब सब भुजा अलग अलग हो उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए आप इसका सिंबल क्या होगा, 1 2 3, मतलब कि कुछ और ही कुछ और ही कुछ और। तो यानी कि आप भुजा के आधार पर तीनों प्रकार से समझ गए क्या क्या। एगो समबाहु, सब भुजा बराबर, समद्विबाहु, दो भुजा बराबर, विषम बाहु, कोई भुजा बराबर नहीं। उस त्रिभुज को हम लोग भुजा के आधार पर बांट करके अध्ययन कर दिए। शायद आपके दिमाग में 100% घुस गया होगा। घुसा कि नहीं घुसा बाबू, घुसा कि नहीं घुसा, समझ में आ गया ना। चलते हैं, हम लोग भुजा के आधार पर समझ लिए। अब हम लोग सीखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, यानी क्या, बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो आपको हमने बताया कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। नंबर एक क्या, नंबर 1 में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, और अधिक कोण त्रिभुज। बाबू सब चलिए अधिक कोण समझिएगा। और जानते हैं सबसे बड़ा बात है, यहीं पे हम लोग त्रिकोणमिति में एंट्री मारेंगे और धमाल मचाना स्टार्ट कर देंगे। आप यूं देखते रहो, हम तो दिखाने के लिए ही आए हैं, ठीक, आप बस देखते रहो। चलिए, नहीं कहता है समकोण त्रिभुज, फिर ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज, ये हो गया अधिक कोण। आपको हम कॉन्सेप्ट देने जाते हैं, जीवन में आप नहीं भूलिएगा, मेरा वादा है, तो आप ले लीजिए। सबसे पहले न्यून कोण से ही हम लोग देख लेते हैं। न्यून कोण त्रिभुज क्या है? न्यून कोण त्रिभुज क्या है समझिए, ऐसा त्रिभुज जिसका सभ्य कोण 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा त्रिभुज जिसका सब कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसी को क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब समझिए, एक त्रिभुज बनाए, ई एंगल भी 60, ई एंगल भी 60, ई एंगल भी 60। अब बताइए, सब 60 डिग्री 90 से सब छोटा, मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज हो गया। एक्यूट एंगल कहलाता है। न्यून कोण को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कोई दिक्कत? ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। आपके दिमाग में अच्छा से घुस गया होगा, घुसेड़ लीजिए, रहने दीजिए, एग्जाम तक नहीं भूलिए। फिर जीवन में नहीं भूलिएगा तो बस कम से कम मेरा ख्याल रखिएगा, एग्जाम तक नहीं भूलिएगा। न्यून कोण समझ गए। अब आपको हम समझाते हैं समकोण त्रिभुज क्या। यही हम लोग मारेंगे एंट्री, किसमें? त्रिकोणमिति में बाबू। समकोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या कहता है? समकोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण। और समकोण का बाबू अर्थ आप लोग जानते हैं, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री कैसे होता है, ये बात आपको हम एक ट्रिक दे देते हैं। आप किसी को कहिएगा, चल बाबू खड़ा हो, वो खड़ा होगा, खड़ा हुआ, 90 डिग्री का एंगल बन गया। यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या बना देगा? 90 डिग्री। समझ में आया? कोई भी जो खड़ा लाइन होगा ना, वो सीधा किस एंगल का निर्माण करता है? तो आप याद रखिएगा, कौन सा लाइन का, कितना एंगल का? 100, क्या कहते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री, जिसको आप समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। अब इसका व्याख्या से भी पढ़ेंगे। ऐसा त्रिभुज, बाकी दोनों जो होगा 45-45 होगा, जब 90 हो गया तो क्या होगा? 45-45, या 60-30, 80-10, ऐसे करके होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। अब चलते हम लोग, रुक गया, नहीं रुका था। चलिए, हम लोग न्यून कोण और समकोण को समझ गए। अब अधिक कोण त्रिभुज को समझते हैं। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज
जिसका एक कोण अधिक कोण यानी सम 90 डिग्री से ज़्यादा हो, एक कोण क्या हो और कितना 180 से कम हो, क्या 180 से कम हो, 90 से बड़ा 180 से छोटा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से बड़ा 180 से छोटा हो। समझिएगा, मान लेते हैं ये एंगल है 105, ठीक है, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, बाकी जो शेष बच गया ये एंगल हो गया। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, समकोण से ज़्यादा हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा। चलिए अब हम लोग त्रिभुज के बारे में जाने। उसी त्रिभुज में कोण के आधार पे आपको हम बताएं समकोण त्रिभुज, पूरा त्रिकोणमिति का खेला उस पर सेटअप है। आप यूं देखते रहे, हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए समकोण त्रिभुज अभी मैंने आपको बताया और समझाया। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। चलिए हम लोग समझते हैं ये एंगल। अब खेला त्रिकोणमिति का मास्टर प्लान यहीं से स्टार्ट होगा और आप यूं ही देखते रहो, हम आपको दिखाते रहेंगे। चलते हैं देखने के लिए। सबसे पहले इस समकोण है आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। इस समकोण है यानी कि 90 डिग्री है, ये बात आपको 7 जन्म तक नहीं भूलना चाहिए। आप याद कर जाओ, मेरे ख्याल से आपको याद है। समकोण है यानी 90 डिग्री है, आपको याद हो गया होगा। अब एक बात देखिए, समकोण के सामने वाली भुजा, क्या बोल रहे हैं नूनू सब, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसी को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय एच। ओके, इसका नाम भी दे दीजिए PQR, कोई दिक्कत। यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, कर्ण कहलाती है। आपको याद हो गया, कर्ण का अंग्रेजी नाम हाइपोटेनियस होता है। इट इज डिनोटेड बाय एच। हैव यू नो प्रॉब्लम, क्या आपको कोई दिक्कत है, शायद नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं। और एक बात याद रख लीजिएगा, इतिहास बदल जाएगा, इतिहास बदलता नजर आएगा, लेकिन आपको कभी भी कर्ण बदलता नजर नहीं आएगा। कर्ण कभी बदलता नजर नहीं आएगा, ये आप दिमाग में सेटअप कर लीजिए। कर्ण कभी बदलता नजर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। कोई मर जाएगा, इस श्राद्ध का भोज खाने नहीं जाएगा, मर जाए, बेफिक्र आदमी है, चुपचाप घर में खाएगा और सूत जाएगा। तो कर्ण ये क्या है, कर्ण। वैसे आप दानवीर कर्ण वाला भी वहाँ भी कहानी पढ़ेंगे। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यहाँ हम लिख देते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा बाबू। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। कोई दिक्कत, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। अब समझिए आप लोग, सबसे बड़ा खेला थीटा पे है। किस पे है, तो थीटा पे है ना। किस पे है बाबू, थीटा पे है। यदि हम यहाँ थीटा दे दिए तो क्या होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लंब का इंग्लिश नाम परपेंडिकुलर होता है। इट इज डिनोटेड बाय P। एक बात आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा लंब। जो बच गया वह होता है बाबू आधार, वही होता है आधार। आप बढ़िया से समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आधार का अंग्रेजी बेस होता है। इट इज डिनोटेड बाय P। ओके, कोई दिक्कत, फिर से समझिए। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और देख लीजिए, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जो बच गया वो आधार कहलाती है। शायद आपको याद हो गया होगा। अब एक बात देखिए, यदि आपको थीटा यहाँ दे दिया जाए,
थीटा यहाँ दिया जाए तो बस ये थोड़ा बदल जाएगा, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू? आधार हो जाएगा। शायद आपने समझ गया होगा। जैसे थीटा पड़ा तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, आपको याद हो गया होगा। और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। आपको याद हो गया ना? पक्का याद हो गया ना? अब एक बात हम बोलते हैं, फिर से बोलते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। और जो बच जाए आधार कहलाती है, आधार कहलाती है। जो बच जाए आधार कहलाती है, जो बच जाए आधार का। मेरे माइक खोलिए, एक मिनट रुको। चलिए अब हम लोग समझ गए जो कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा, इधर से थीटा तो ई लंब, इधर से थीटा तो ई लंब। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग खेला देखेंगे। खेला देखेंगे यही जो क्या कहां पे किसका उपयोग होना चाहिए। त्रिकोणमिति को काइठो भाई है, काइठो बहन है, मौसा है कि नहीं है, सब बात जान जाएंगे। चलिए हम लोग जानते हैं एक एक को प्यार से। सबसे पहले आप जान लीजिए त्रिकोणमिति जो है 6 भाई है। त्रिकोणमिति को 6 ब्रोदर्स, कितने भाई हैं? 6 ब्रोदर। कितना भाई है? 6 ब्रोदर, यानी 6 भाई हैं। कौन? त्रिकोणमिति। अब समझिए, भाई नंबर 1 साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, और एक भाई है कॉसेक। समझिएगा कितना भाई हो गए? 6 भाई हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन कॉस टेन कॉस, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। 6 भाई हैं त्रिकोणमिति। कितना भाई है? 6 भाई हैं। शायद आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और पूरा त्रिकोणमिति यही 6 भाई। जानते हैं ना, कर्म जहाँ से स्टार्ट होता है और समाप्ति तक जो भाई रहता है वो सारे मिलकर उसको समाप्त करते हैं। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है त्रिकोणमिति उसको भी यही 6 भाई स्टार्ट करेगा, और जो समाप्त होगा वह भी समाप्त यही 6 के बदौलत हो जाएगा। क्या सब? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब इसको 3 गो बहन होता है। काइठो बहन होता है? 3 गो, PBH। 3 बहन पे खेला होगा। ये 3 बहन जो है ये त्रिकोणमिति में ससुराल भी जाते हैं कभी कभी, और अपने घर में भी रहते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H4 हाइपोटेनियस, जो कि अभी आपको इस फिगर में अच्छे खासे समझा दिए थे। तो 6 भाई 3 बहन, 9 गो भाई बहन हुआ। एगो इसका मौसा जी है जिसका नाम थीटा है, जिसका नाम प्रेम से इसको मौसा जी रखा जाता है त्रिकोणमिति में। तो बाबू 6 भाई 3 बहन, एगो मौसा। एगो कौन है? मौसा। तो सब मिला के अब पूरा त्रिकोणमिति में नाच ड्रामा सब यही चीज करके रख देगा। पूरा त्रिकोणमिति में बीन बजाएगा, हम बीन बजाएंगे, ये सब नाचेगा, हम बीन बजाएंगे, ये सब नाचेगा। थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, आनंद आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ई भाई है, ई 3 बहन है, ई थीटा, थीटा मौसा जी हैं। किनके मौसा है? त्रिकोणमिति के। ये सब नागिन है, हम बीन बजाएंगे, ये सब नाचेगा। आप दर्शक हैं, आप देखते रहे, मजा लीजिए। अब एक और कॉन्सेप्ट, इस पूरे त्रिकोणमिति में 44 फॉर्मूला आपके जीवन में बार बार दोहराएगा जब तक त्रिकोणमिति पढ़िएगा। 10th क्लास में पूरा का पूरा फॉर्मूला हम कैलकुलेट करके आपको दे रहे हैं। 44 यूजेज फॉर्मूला है, आपको 44 बताएंगे, फिर एक मान सारणी बताएंगे, वह आपके दिमाग में डायरेक्ट दे आएंगे। तो आप मेरे वीडियो में पूरा देखिएगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में भाई बहन मौसा का खेला देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, नाइस टू मीट यू।